नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लेपा हत्याकांड में शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी और इन्हें इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरअसल अजीत जो मुख्य आरोपी है हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है और उसके साथ साथ भूपेंद्र को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल 6 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और मुख्य आरोपी अजीत और भूपेंद्र ने 6 लोगों की हत्या की थी। भिंड जिले के सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर आई। मुख्य आरोपी अजीत को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां इस वक्त उसे एडमिट किया गया है। और आपको बता दें कि आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और लगातार इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ताजा जानकारी ये कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी थे, जिसमें एक महिला की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 और आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में। करीब 7 आरोपी बताए जा रहे थे जो अब तक नाम सामने आए। 10 से 11 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 4 और आरोपियों की अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। आपको बता दें कि भिंड जिले के सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर है। तो लेपा हत्याकांड मामले में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अजीत जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है गोली लगने के बाद। और इससे पहले न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान एसपी ने इस पूरे मामले पर और जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है, जिसमें करीब 4 और आरोपी जो गिरफ्तार किए जाने उनकी तलाश की जा रही है। काफी चुनौतीपूर्ण ये रहेगा। हालांकि इस विषय को लेकर क्या ताजा अपडेट्स हैं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अभी बात करें इस वक्त की इस विषय को लेकर अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है ताजा? इस वक्त पुलिस कहां तक पहुंची है? एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपी पकड़े गए थे और अभी क्या है सिक्योरिटी के इंतजामात, क्या कह रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पहले सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस बल, भारी पुलिस बल जिला अस्पताल में तैनात है। और जहां तक शॉर्ट एनकाउंटर की बात की जाए तो जो घटना का मुख्य आरोपी था अजीत, यानी कि जिस वीडियो में जो 5 तारीख को बीते शुक्रवार को जिस तरीके से 6 लोगों की हत्या की गई थी, उसका जो मुख्य आरोपी था अजीत, उसको शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस आरोपी को जिला अस्पताल में अभी उपचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस आरोपी का जो सहयोगी था, यानी कि दूसरा भाई था भूपेंद्र, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बात का खुलासा एसपी सैलिम सिंह चौहान ने किया है और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इन आरोपियों का मकसद था कि गिरफ्तार सिलेंडर हो जाए, लेकिन जहां महुआ थाना क्षेत्र में उसे घाट के पास पहुंची तो पुलिस पर इन आरोपियों के द्वारा फायर किया गया, जिस दौरान जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी जो मुख्य आरोपी है अजीत, उसके दाएं पैर में गोली लगी है और उस आरोपी का फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। सीएसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर के पुलिस अधीक्षक सैलिम सिंह चौहान भी अस्पताल में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, अभी चूंकि 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है, कितना समय लगभग लग सकता है? इसके बारे में जांच भी बहुत सारे विषयों की होनी है, इनके पास मौजूद हथियारों के बारे में भी जांच होनी है। जो आरोपी फरार हैं, क्या वो भी हथियारबंद हैं? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा अगर उनके पास हथियार है पुलिस के लिए। अमित, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करेंगे बातचीत करने का अमित से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पूरा घटनाक्रम अभी तक रहा है उसमें क्या स्थिति रहेगी पुलिस के लिए, जो कि चुनौतीपूर्ण रह सकता है। और इस पर अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बीच में ऑडियो डिस्टर्बेंस आया था। जी
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो घटना का मुख्य आरोपी था अजीत, उससे 315 बोर का अवैध हथियार बरामद किया है पुलिस ने। अभी तक सूत्रों से खबर मिल रही है, हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, जांच करने की बात कर रही है, लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो यही है कि जो 315 बोर जिस बंदूक का इस वारदात में अंजाम दिया गया था, उसका इस्तेमाल किया गया था, वो अवैध है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है कि जिस तरीके से चंबल में आए दिन देखने को मिलते हैं अवैध हथियारों की जखीरा देखने को मिलता है, कई बार देखने में आया है जैसी घटनाएं आती है, उसमें भी जब खुल करके सामने जांच के बाद पता लगता है तो अवैध हथियारों की बात सामने आती है। तो वही बात कहीं ना कहीं इससे न जुड़ी हो, ये हालांकि अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इस घटना के 4 आरोपी फरार हैं, यानी कि 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो आज 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें मिलाकर के 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि मुख्य आरोपी था अजीत और दूसरा आरोपी था भूपेंद्र, इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और पुष्पा और रज्जोबाई सहित वीर सिंह और सोनू, यानी कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो इस घटना के जो आरोपी हैं 4, उनका 30-30 हजार रुपए का इनाम घोषित है, उन्हें भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली अहम खबर का, जहां मणिपुर से छात्रों को वापस लाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और संबंधित अधिकारियों ने प्रदेश के छात्रों से संपर्क किया है। दरअसल अब तक कुल 50 छात्रों की जानकारी मिल रही है। छात्रों और कुछ लोग भी इसमें अन्य शामिल हैं और इनकी व्यवस्था एयरलाइंस से वापस लाने की गई है। अलायंस एयरलाइंस से इन्हें वापस लाया जाएगा। दरअसल इम्फाल से गुवाहाटी पहले इन्हें ले जाया जाएगा, उसके बाद गुवाहाटी से दूसरी एयरलाइंस से दिल्ली इन्हें पहुंचाया जाएगा और दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में इनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और इंदौर और भोपाल के लिए जो नियमित उड़ानें हैं उनसे इन्हें वापस मध्य प्रदेश के इनके जो भी गृह जिले हैं इनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए अभी जो व्यवस्था की गई है करीब 50 लोगों को वापस लाने के लिए, उन्हें इस विषय पर पूरी जानकारी दे दी गई है। टिकट्स उनके पास पहुंच गए। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अनुराग, क्या जानकारी मिल पा रही है, लगभग कितने बजे ये ऑपरेशन शुरू होगा? और पहले गुवाहाटी ले जाना, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद ये लोग अपने अपने घरों के लिए जा सकेंगे, क्या है डिटेल्स अपने पास अनुराग? से जानकारी मांगी है कि जो लोग मणिपुर में फंसे हैं वो लोग यदि वापस लौटना चाहते हैं तो उसकी जानकारी 12 बजे तक दी जा सकती है, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था की है कि 50 लोगों को वहां से निकाला जा सकता है। 50 लोगों के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अभी तक 24 लोगों की जानकारी मिली है जो मध्य प्रदेश में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन यदि इसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी वहां से निकालने की कोशिश की जाएगी। और जो सरकार ने प्लान बनाया है उसके तहत इम्फाल से पहले गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है लोग पहुंचेंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है 24 छात्रों की, वो वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे, कोई IIT में पढ़ने के लिए वहां पर पहुंचा था। अभी तक जो जानकारी छात्रों की तरफ से दी गई है वो 24 की है, लेकिन यदि इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं तो उनको भी वहां से निकाला जाएगा। और यही कारण है कि सरकार ने अभी तक 50 लोगों का इंतजाम किया है। दोपहर 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच ये पूरा अभियान शुरू होगा और जो छात्र वहां से निकलने वाले हैं उनको इम्फाल से लेकर गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश लाया जाएगा। तो आज शाम तक जो है छात्र हैं वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि यदि कोई और जानकारी हो, कोई और व्यक्ति हो जो मध्य प्रदेश का और मणिपुर में फंसा हो तो उसको वहां से निकाला जाए। तो कुल मिलाकर 50 लोगों को मणिपुर से लाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। बहुत शुक्रिया अनुराग इसका पूरी डिटेल का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे डिटेल लेंगे आपसे भी।
और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में रेलवे के मेगा ब्लॉक से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल रायपुर स्टेशन में यार्ड आधुनिकीकरण के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 20 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। वहीं कई ट्रेन के रूट्स बदल दिए गए हैं और इसके अलावा कई ट्रेन देरी से चलेंगी और इस वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। और इसमें जानकारी ये मिल रही है कि मेगा ब्लॉक से हावड़ा मुंबई रूट पर 80 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। सर कि अभी इसके वजह पता नहीं चल पा रहा कि किस वजह से ट्रेन लेटे आ रहे हैं और इसके वजह से यात्रियों को इतनी दिक्कत हो जा रही है और हर किसी इंसान को अभी इधर से उधर हो जाना पड़ रहा है, उधर से उधर जाना पड़ रहा है। ये मतलब ये किस टाइप की परेशानी है, मैं इनके बारे में मैं खुद नहीं समझ सकता, मैं खुद नहीं। वर्षों से ट्रेन की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लग रहा है, कभी कोविड की वजह से तो कभी रेल आधुनिकीकरण की वजह से। अब एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो वॉल्टियर लाइन है उसकी मरम्मत और आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि 4 तारीख से जो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेन आने वाली है, लगभग 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 60 से अधिक ट्रेन है जिसका परिचालन सरोना और उरकुरा से किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर तक, यहाँ तक जो आम यात्री हैं, रेल यात्री हैं, वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। और देखिए आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है और मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि वो दिखाए कि एक जो ट्रैक शिफ्टिंग मशीन है वो यहाँ पर लाई गई है और जो है नए पटरी लगाने का काम किया जा रहा है और आधुनिकीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये इसकी वजह से बहुत सारी जो ट्रेनें हैं छत्तीसगढ़ आ नहीं पा रही है और बहुत लगभग 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारी ट्रेन है उसे सरोना और उरकुरा में रोका जा रहा है। उन स्टेशनों में पर्याप्त सुविधा नहीं होने की वजह से आम जो रेल यात्री हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो यात्री छत्तीसगढ़ की ओर से सफ़र करके जा रहे हैं तो ये उन्हें मानना पड़ेगा, ये उनको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ से जब ट्रेन गुजरेगी तो उनकी ट्रेनें 6 से 7 घंटा विलम्ब भी हो सकती है और उसी तैयारी के साथ वो ट्रेन पर सफ़र करें। और फिलहाल 2 दिन की समस्या और है। 2 दिन के बाद 11 तारीख के बाद जो पटरी पर जो ट्रेन है वो सरपट दौड़ना शुरू कर देगी, लेकिन आम यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, काफी परेशानी हो रही है यात्रियों के लिए, अभी कुछ और दिन ये समस्या बनी रह सकती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यात्रियों को? देखिए आशीष, ट्रेन का कोई विकल्प नहीं है और परेशानी जो हम रेल यात्रियों हैं उसकी कोई समाधान नहीं है। लगातार 3 वर्षों से कोविड के चलते ट्रेनें निरस्त की गई हैं, कैंसिल की गई हैं और उसके अलावा अब आधुनिकीकरण के नाम पर जो दर्जनों ट्रेन है वो प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल 4 तारीख से मेगा ब्लॉक और इस तरह की स्थिति है वो बनी हुई है। 20 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। 60 ट्रेन ऐसे हैं जो सरोना और उरकुरा पर रोकने की बात कही गई है, लेकिन छोटे रेलवे स्टेशन होने की वजह से वहां भागम भाग की स्थिति हो जाती है, काफी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो छोटे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं नहीं है, जो लाखों यात्री है उतर रहे हैं और पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से वॉल्टियर जो लाइन है उस पर आधुनिकीकरण का काम है वो किया जा रहा है। यही वजह है कि रायपुर में जो सभी ट्रेनें जो आती हैं वो आ नहीं पा रही हैं। फिलहाल 9 और 10 आज और कल 2 दिनों तक ये स्थिति बने रहेगी और इससे लाखों यात्रियों हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो ट्रेनें हैं 7 से 8 घंटा विलंब चल रही है। बहुत सारी ट्रेन है जिनका मार्ग को परिवर्तित किया गया है और सबसे बड़ी बात यही है आशीष कि हावड़ा मुंबई ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर रेल सुविधा अगर ठप होती है, बाधित होती है तो लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे अहम बात यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य है, कई राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, कई राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, काम करते हैं और चूंकि अब गर्मी छुट्टी का समय है, ऐसे में हर कोई अपना घर जाना चाहता है। तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, निरस्त होने की वजह से और जो परिचालन प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल
विगत 3 वर्षों से देखा जाए तो रेल की व्यवस्था है वो पटरी पर सरपट दौड़ नहीं पा रही है। अब उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि जब 10 तारीख को जो आधुनिकीकरण का काम होगा उसके बाद ट्रेन है वो सरपट पटरी पर दौड़ेगी। और चूंकि इसे यातायात का ऋण माना जाता है और इस कंडीशन में अगर ट्रेन सेवाएं बाधित होगी तो कई तरह के जो व्यवसाय हैं वो प्रभावित होते हैं। होटल व्यवसायी हो, ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, कूली हो, इनका घर भी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अब जरूरत इस बात की है आशीष कि रेल की जो अव्यवस्था है उसे जल्द से जल्द बहाल करें ताकि जो यात्री हैं वो आराम से सफर जो है कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली अहम खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, दरअसल ये जो परेशानी है अभी कुछ और दिन बनी रहेगी। रायपुर में मेगा ब्लॉक की वजह से आज असर रहेगा। 7 लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। 15 निर्धारित ट्रेन स्टेशन से पहले ही खत्म हो जाएंगी यात्रा। और ऐसे में यात्रियों के लिए एक समस्या ये रहेगी कि अपने आगे की यात्रा को वो कैसे सुचारू रूप से चला पाते हैं, क्योंकि ये जो दुर्ग में 7 लोकल ट्रेन आज नहीं रुकेंगी और कुछ ट्रेन पहले ही स्टेशन से टर्मिनेट कर दी जाएंगी। लगभग 15 निर्धारित स्टेशन से पहले ये ट्रेन टर्मिनेट हो जाएंगी। और बढ़ते आगे दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ सहित कश्मीर घाटी के कई लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन और उसके हैंडलर्स जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग नामों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और इसी आरोप के चलते इनकी तलाश की जा रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या गतिविधियां भारत विरोधी हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं या फिर जो आतंकी गतिविधियां उसमें सहयोगी हैं? किस तरह की डिटेल्स मिल पा रही है इनके बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के अंदर श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू के अंदर में किश्तवाड़, राजौरी, पूंछ इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो ये मामला एक ऐसे मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है जिसके तहत ये जानकारी मिली थी, एनआईए को इनपुट्स मिला था कि कुछ अलग अलग नामों से और पाकिस्तान की जो हैंडलर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं और किस तरह से बाकायदा वहां के स्थानीय लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और खास तौर पर युवाओं को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मामले में आज सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि एक पूंछ इलाके की अगर बात करें तो वहां एक जो सैलून चलाने वाला जो एक आरोपी है उसके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही फैयाज अहमद बाबा नाम का एक शख्स है, उसके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सब जो आरोपी है जिसके बारे में मैं नाम का जिक्र कर रहा हूँ, तो ये लोग एक छोटी मोटी दुकानें चला करके और उसके पीछे एक बड़े आपराधिक साजिश के रचते हुए कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगा है। निश्चित तौर पर इस टाइप के आरोप जो है बेहद संगीन है, लिहाजा इस मामले पर उन तमाम आरोपियों से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको खंगाला जा रहा है और थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की जाएगी किस तरह से इस मामले में उन तमाम आरोपियों की भूमिका रही है और जिस तरह से कई लोगों भूमिका का की जांच तो होनी ही है, साथ ही उन्हें धरपकड़ के लिए भी प्रयास यहाँ पर एनआईए द्वारा किया जा रहा है। लोकल पुलिस का सहयोग भी संभव है कि उन्हें लेना होगा। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरे मामले पर डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को देशद्रोही बताने के मामले में कांग्रेस लीगल सेल के संभागीय अध्यक्ष नितिन शर्मा ने परिवाद दायर किया है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ दायर किया गया परिवाद ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इंदरगंज थाना प्रभारी इंदरगंज से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और कोर्ट में 15 मई को थाना प्रभारी को पेश करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। दायर परिवाद मामले में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।
और बड़ी खबर कोरबा से, जहां कोरबा वन मंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और हाथियों ने किसानों की फसल को रौंद दिया। हाथियों के उत्पात से दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। ग्राम लबेद में हाथियों का दल मौजूद है। वन अमला हाथियों की हर निगरानी पर, हर मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए है और यहां हाथियों का दल मौजूद है। ग्रामीणों के लिए एक खतरा यहां पर सुरक्षा का बना हुआ है। हाथियों और ग्रामीणों के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं रह गई है और ऐसे में हाथी कई बार नुकसान पहुंचाते हैं और फसल तो खराब कर ही दी है, लोगों को जनहानि का नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल ग्राम लबेद में हाथियों का दल इस वक्त मौजूद है और वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है कि किसी भी तरह से ग्रामीणों पर हमलावर ना हो और उन्हें एक उचित दूरी पर ही रोका जा सके। फसल का जो नुकसान हुआ सो अलग। और धमतरी के मारदा पोटी के पास सड़क पर टहलते दिखे हाथी। दरअसल आसपास के खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाया और वन विभाग की टीम रात भर निगरानी करती रही। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और यहां ये देखिए सड़क के ऊपर से हाथी गुजरता हुआ दिखाई दिया रात के वक्त और कई हाथी यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हाथियों का पूरा दल मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो पार करते हुए दिखाई दिया। आसपास के खेत में भी ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वन विभाग ने ग्रामीणों को इसके लिए अलर्ट कर दिया है। मारदा पोटी के पास सड़क पर हाथी दिखाई दिए रोड क्रॉस करते हुए और कुछ जगह खेत में फसलों को नुकसान भी इन्होंने पहुंचाया। और धमतरी से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर ये हाथी सड़क क्रॉस करते हुए, सड़क पार करते हुए दिखाई दिए और हाथियों का जो दल है यहां मौजूद है। वन विभाग ने ग्रामीणों को इसके संदर्भ में अलर्ट कर दिया है। तो वहीं बलरामपुर में छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर हाथियों का दल पहुंचा। देर रात एक हाथी के आने से लोगों में दहशत रही और रामानुजगंज के गोदरमाना में हाथी दिखाई दिया और हाथी के आने की वन विभाग को सूचना दी गई। विभाग ने लोगों को हाथी से दूर रहने की अपील की है और यह हाथी गांव में घूमता हुआ दिखाई दिया। देर रात हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल है और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि गांव में हाथी घुस गया है और यहां हाथी के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत है और एक डर है सुरक्षा का। रामानुजगंज के गोदरमाना में हाथी पहुंच गया और हाथी के आ जाने से वन विभाग की जो है नींद उड़ गई है। वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती यहां पर हाथी का और लोगों का एक उचित और सुरक्षित दूरी बनाकर रखना बना हुआ है और छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा में यह हाथी मौजूद है। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर था मृतक। ग्राम सिलूद की घटना। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट में क्या कुछ है ये पुलिस कारण पता करने के लिए प्रयास कर रही है। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। पचास वर्षों से इंडिया की लाइफलाइन फेल्ट्रॉन